अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफकोर्स कोशिश करें जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा हो उसे आसान कर सकते हैं। और हम नहीं रियलाइज़ करते हैं बट हमारे छोटे छोटे एक्शंस दूसरों के लिए काफ़ी बड़ा मीनिंग रख सकते हैं। तो जो कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि हम गुस्से में या परेशानी में लोगों को कह देते हैं, हमेशा उसका ख्याल किया करें। सोचें कि आपका दूसरों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, दूसरों के साथ आपकी जो इंटरेक्शंस है वो कितनी पॉजिटिव हैं और कितनी नेगेटिव हैं। एंड ये बात सच है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम क्या उस नेगेटिविटी के ऊपर बेस कर आप अपना बिहेवियर भी चेंज करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के हवाले से बात करें। अगर हम आज बात करते हैं पाकिस्तान की तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ एक हमें नज़र आती है वो ऑफ कोर्स हमारी फूड सिक्योरिटी इम्पैक्ट होती हुई नज़र आती है। क्वालिटी ऑफ फूड्स एंड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज अगर आप जानते हैं पाकिस्तान की एक मेजर पॉपुलेशन मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, जिसकी वजह बैड हैबिट्स, बैड डाइटरी हैबिट्स एंड ऑफ कोर्स एक्सरसाइज का ना करना और सही अवेयरनेस एंड नॉलेज ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर हमें इतनी ग्रोथ नज़र आती है और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इनफैक्ट कंट्रीज़ हमें शिफ्ट होते हुए नज़र आते हैं रिसर्च को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, बेटर फूड को लेकर, वहीं पाकिस्तान थोड़ा पीछे हमें नज़र आता है इस चीज़ को लेकर। इस पर भी बात करेंगे। फंडिंग के हवाले से क्या इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं अगर हम फूड साइंस को लेकर बात करते हैं। मज़ीद गुफ्तगू के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी डॉक्टर आमना हमारे साथ हैं, फूड साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर आमना, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर मोहम्मद जाहिद रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑल्सो फ्रूट साइंटिस्ट हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जिस तरह मैं बात करती, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं और इनफैक्ट जो आज की हम जनरेशन की बात करते हैं, मोर सो देन एवर बिफोर आपको माल न्यूट्रिशन एक इशू बनता हुआ नजर आता है। आपके ओपिनियन में ये इशू कितना बड़ा है और क्या हमारी आज जो फूड साइंसेस में रिसर्च है या जो हमारी तरक्की हुई है, क्या हम अपने मुल्क की माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं? जी थैंक यू। मैं स्टार्ट लेना चाहूँगा इसमें फूड सिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन और जो हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि अगर पाकिस्तान में हम रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे यहाँ फ्रूट्स की जो डाइवर्सिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द ब्लेस्ड वन कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास फ्रूट्स हैं उसकी डिफरेंट पॉकेट्स हैं। कि पूरे पाकिस्तान में अगर आप बात कर लें, मुल्तान की बात कर लें, सरगोदा की बात कर लें, आप हमारे अपर एरियाज़ की बात कर लें, हिली एरियाज़ की बात कर लें, मरी में चले जाएं, आप हमारे गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं, तो ये तमाम पूरी पॉकेट्स बनी हुई हैं। और फ्रूट्स जो हैं, अब मैंगो है, इसके लिए मुल्तान, ये इसका सारा जो एरिया, इसके एडजॉइनिंग एरियाज जो हैं, रहमियार खान हो गया, लोधरा, ये सारा, तो ये मैंगो के लिए फिक्स है जी, ठीक है। अब अगर बात करें सिट्रस की तो सरगोदा, भलवाल, ये सारा एरिया जो है यहाँ पे सिट्रस पाया जा रहा है, ठीक है जी। मैं आगे फर्दर बात करता हूँ माल न्यूट्रिशन के, उसमें हमें क्या इश्यूज़ देखने में आ रहे हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं जो पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें फ्रूट्स के हवाले से, अब हमारे जो टेम्परेट फ्रूट्स हैं लाइक एप्पल है, हमारे पास पीचेज है, प्लम्स हैं, तो इसमें हमारा जितना भी ये हमारा एरिया, स्वाद का एरिया आप देख लें, गिलगित बल्तिस्तान का एरिया देख लें, चेरी कि अब चेरी जो है आपको आम नज़र आ रही है, स्ट्रॉबेरी की आप बात कर लें आम नज़र आ रही है, ठीक है जी। इसके अलावा आप गावा देख लें, हमारा लाहौर, शेखुपुरा और ये इसका फैसलाबाद एरिया, उकाड़ा एरिया जो है, यहाँ पे ग्लट है गावा के हवाले से अगर बात करें। अब पपाया जो है एज अ फेमस फ्रूट, ठीक है। अब अगर इसमें सबसे बड़ी बात जो है ये खजूर की अगर बात करें कि हम लोग जो है खजूर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं स्टिल, लेकिन अभी ये जो हमारा अयूब रिसर्च जो हमारा अपना जो अदारा है खजूर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है कि हमने जो एग्जॉटिक वैराइटीज़ थी उनको हमने इंपोर्ट किया है, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया है, अजवा, अंबर, मेटजोल, इस तरह की जो वैराइटीज़ हैं हमने यहाँ पे लेकर आए हैं। अच्छा, अब माल न्यूट्रिशन के हवाले से बात करें तो हमारी जो फूड हैबिट्स है रूटीन में वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। हमें जो अपना मिनरल, जो वाइटामिन जो डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं, उनकी जो हम यूटिलाइजेशन है उस तरीके से नहीं है। फूड हैबिट को हमें चेंज करना पड़ेगा। जो लोग फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, तो
तो फास्ट फूड इज़ अ वेरी बिग इशू नाउ डेज। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो हमारे छोटे बच्चों पे हो रहा है। जो इन्फेंट्स हैं, जो हमारे जो नए बच्चे हमारा जो पैदा हो रहे हैं, उसमें आप देखने में आ रहा है कि वो जो दूध पी रहे हैं, वो दूध की क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं है, और जो उनकी मदर उनको फीड कर रही है स्पेशली उसकी जो न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जो वाइटामिन्स बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, माँ का जो दूध है वो सबसे अच्छी ग़िज़ा है मैं समझता हूँ। टिल 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर जो बच्चे की ग्रोथ होनी है वो माँ के दूध पे होनी है। तो इसमें जो फ्रूट्स की अपना कंजम्पशन है, उसमें अगर आप बात कर लें मैंगो की, उसमें अगर आप बात कर लें डेट्स की, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट के अंदर 2 से 3 खजूरों को ऐड कर लें तो वो आपका एक मुकम्मल नाश्ता है। ठीक है जी। अब गल्फ कंट्रीज़ के अंदर देख लें कि वो नाश्ते में खजूर का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। एंड फ्रूट्स का यूजुअली आपको एक बाउल नजर आएगा लोगों के हाथ में। ऐसा ही डॉक्टर आमना, आपके ख्याल में जो करंटली हमारे मुल्क में रिसर्च जारी है डिफरेंट फूड आइटम्स को लेकर, चाहे वो फ्रूट्स की बात कर लें, वेजिटेबल्स की बात कर लें, या और हमारे स्टेपल फूड्स के हवाले से, क्या लगता है क्या वो रिसर्च इनफ है? क्या उसमें फंडिंग के हवाले से कोई इश्यूज मौजूद हैं? जैसा कि आपने मेल न्यूट्रिशन के बारे में बात की, थोड़ी सी बात मैं उसमें ऐड कर दूंगी। जो मेल न्यूट्रिशन जो होती है बेसिकली वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को कहते हैं। अगर वो कंप्लीट नहीं होती तो आपकी बॉडी के अंदर जो है कोई ना कोई डेफिशिएंसी, वो आपके अंदर डिसऑर्डर शो होना शुरू हो जाता है। जैसा कि फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं, ये हमारी बेसिक मिनरल्स और जो वाइटामिन्स हैं, फाइबर, ये प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इसको रेगुलर बेसिस पे नहीं लेंगे, अपने दिन की उस डाइट में ऐड नहीं करेंगे फ्रेश वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में कोई ना कोई डेफिशिएंसी वो शो होगी। तो आपने कहा कि रिसर्च इसके जो है वो मेरे ख्याल में वो इतनी इनफ नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से आपने बात की कि फूड आइटम्स जो हैं, जो स्पेशली स्टेपल फूड आइटम्स हैं, जिस तरह अगर हम व्हीट की बात करते हैं, गंदम की बात करते हैं, इवन वहाँ पर हमें फूड सिक्योरिटी इस वक्त हार्म होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि वो एक डेफिनेटली एक इशू बनता जा रहा है। जैसे जैसे और ज़्यादा वक्त गुजरता जा रहा है, उस तरह से ये एक ज़्यादा बड़ा पोटेंशियल इशू बन रहा है, जो कि हमारी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए इशू बन जाएगा। एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं डिफरेंट फ्रूट्स को लेकर, डिफरेंट फूड आइटम्स को लेकर, तो एक्चुअली में हमारा जो मैंगो है, जिसके आई एम श्योर सब लोग शौकीन होंगे, बिकॉज आप पाकिस्तानी हैं और आपको आम पसंद नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। और आजकल मौसम भी आम का ही चल रहा है। आम के हवाले से बताइएगा हमारी कितनी क्वालिटीज़, अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो इनफैक्ट आपको बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान में ग्रो किए हुए आम मिलेंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से वही आम खरीदते हैं तो आपको एक बड़ी डिफरेंट वेराइटी की आम मिलेगी। जो आपको बाहर मिल रही है वो पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? आज मैं बताता हूँ। इसमें यह है कि मैं पहले भी ऐड कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के जो क्लाइमेटिक सिचुएशन की अगर बात करें तो आइडियल सिचुएशन है। ठीक है जी। नॉट ओनली इस सीजन की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में अगर मैंने जैसे डिफरेंट पॉकेट्स बताई हैं फ्रूट्स की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ पे 4 मौसम दिए हैं। तो ये एक डिस्टिंक्शन है कि हमारे यहाँ, अब बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं वहाँ पे पूरा साल सर्दी रहती है या पूरा साल गर्मी रहती है। तो यहाँ पे जो हमारी क्लाइमेटिक सिचुएशन है, स्पेशली हमारी सॉइल, जो हमारी इस मुल्क की मिट्टी जो है, उसमें भी जरखेज़ी जो मैं देखने में आ रहा है कि फर्टाइल बेल्ट हमारा यहाँ पे इस वक्त, हमारा चावल देख लें आप, हमारी गंदम देख लें आप, हमारी कॉटन को देख लें कि हमारी जो कॉटन है उस पर जो फॉरेन कंट्रीज़ वाले वो यहाँ से मिट्टी भी लेकर गए हैं कि शायद हमें हमारा चावल जो है बासमती जो है स्पेशली जो है वो बड़ी फेमस है। उन्होंने यहाँ से मिट्टी भी वो लेकर गए हैं, उन्होंने हमसे वहाँ यहाँ से वो सीड भी लिया है, लेकिन वो खुशबू और वो क्वालिटी वो अचीव नहीं कर सके। तो ये क्लाइमेटिक इफेक्ट जो है अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमें दिया है, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा, अगर डॉक्टर हम कंपैरिजन करें, हम डिफरेंट अदर कंट्रीज़, यूएस में देख लें, हमें बहुत सारी रिसर्च होती हुई नज़र आती है फूड आइटम्स के ऊपर, एंड स्पेशली फ्यूचर के हवाले से बड़ी अनसर्टिनिटी महसूस होती है। दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ग्रो हो चुकी है, आगे चलते हुए जो अभी बड़े माइनर से इश्यूज़ हैं फूड आइटम्स को लेकर, वो आपके ख्याल में इंटेंसिफाई हो जाएंगे, और क्या हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद है कि हम मीट कर पाएंगे अपनी नीड को?
सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने फार्मर्स को इस चीज़ के बारे में एजुकेट करना पड़ेगा। हमारे फार्मर्स जो हैं उनके पास इस चीज़ के बारे में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने के लिए जो है वो थोड़ा हिचकिचाते हैं। हमें चाहिए कि हम जो रिसर्च एक लैब में करते हैं वो अपनी एक्सटेंशन सर्विसेज को यूज़ करते हुए फार्मर्स को फील्ड तक पहुँचाएँ, ताकि फार्मर्स को पता हो। आपको पता है कि 40% ऑलमोस्ट हमारा जो फ्रेश फ्रूट है वो फील्ड के अंदर ही वेस्ट हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि फार्मर्स के पास जो है वो प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। उनको पैकिंग के बारे में नहीं पता कि बेहतर पैकिंग किस तरह करके वो अपना फ्रूट जो है वो बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी रिसर्च जो एक लैब के अंदर हो रही है उसको फार्मर फील्ड तक पहुंचाएं और फार्मर्स को इस चीज़ के बारे में आगाही दें, ताकि हमारा जो लॉस हो रहा है वो कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे कंज्यूमर के पास जो फ्रूट है या वेजिटेबल्स हैं वो पहुँच सके। बिल्कुल। ये भी बताइएगा कि जब हम अपने फार्मर्स की, जिस तरह आपने मेंशन किया, बिल्कुल सही बात है कि हमारे फार्मर्स नई टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट होने से अभी भी थोड़ा सा घबराते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एट द सेम टाइम उनको अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एट टाइम्स ये फार्मर्स हमारे जो इतना हार्ड वर्क करते हैं, दे आर नॉट रियली, उनको कोई अवेयरनेस इतनी नहीं होती है, एजुकेटेड नहीं भी होते, फिर भी वो बड़ी जल्दी पिक करते हैं चीज़ों को। तो अगर फाइनली वो कहीं ना कहीं पहुँच जाए और उनके पास वो अवेलेबल हो इन्फॉर्मेशन या उनको बताई जाए वो इन्फॉर्मेशन, तो बड़ी जल्दी पिक करते हैं उन चीज़ों को। फातिमा, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा फार्मर है वो बहुत वीक है विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, विद रिस्पेक्ट टू अवेयरनेस। तो इसमें गवर्नमेंट को ऐसे रूल फ्रेम करने होंगे और इसमें फार्मर की बेहतरी के लिए मैं समझता हूँ नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसको तहसील लेवल पे, यूसी लेवल पे जाकर उनके डोर स्टेप पे जाके उनको अवेयरनेस देनी होगी और चीज़ों को सब्सिडाइज करना पड़ेगा। हमारे जो इनपुट्स हैं, स्पेशली फर्टिलाइज़र की आप बात कर लें, सीड की बात कर लें, इरिगेशन इज़ अ बिग इशू। कैनाल इरिगेशन जो है वो डे बाय डे उसमें कमी आ रही है, वाटर टेबल जो है वो हमारा गिर रहा है, ठीक है जी। तो हमें इरिगेशन को देखना होगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हो, गवर्नमेंट जो है उसमें उनको कुछ ऐसा कुछ सेगमेंट्स वगैरह इरिगेशन के जो उनकी लाइनिंग है, स्पेशली जो उनके वो खाला सिस्टम जो होता है उसको बेहतर करें। और जो इनपुट्स हैं, स्पेशली अभी फर्टिलाइज़र की इस दफ़ा जो कमी देखने में आई है, मैं समझता हूँ वो पहले नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा बिग इशू है जो फार्मर फेस कर रहा है। आमना, आपके ख्याल में जब स्पेशली फ्रूट्स की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या हमारे फार्मर्स अवेयर हैं कि उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है जो स्पेशली एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और किन वैल्यूज़ पे वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं? बिकॉज लेट मी टेल यू दिस कि वो जब एक्सपोर्ट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस पे, डबल ट्रिपल प्राइसेस के ऊपर सेल किए जाते हैं। लेकिन क्या हमारे फार्मर्स ये जानते हैं कि एक्चुअली में उनकी प्रोडक्शन या प्रोड्यूस की क्या वैल्यू है मार्केट में? इस टाइम पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो सिट्रस सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और उसमें 95% किन्नू है जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू अगर बाहर देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा मैंगो है, गावा है, डेट पाम है। तो इनको अगर देखा जाए तो ये फ्रेश फ्रूट के साथ साथ अगर फार्मर्स को इस चीज़ के बारे में नॉलेज दिया जाए कि वो उसकी बायो प्रोडक्ट्स तैयार करके उसकी जैम, जेलीज या डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो फॉरेन में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती हैं, वो अगर हम अच्छी पैकिंग के साथ बाहर एक्सपोर्ट करें तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन फार्मर्स को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, वो नहीं जानते कि कौन से फ्रूट को किस तरीके से प्रोसेसिंग करके आगे हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में कुछ ऐसी प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज लगी हुई होनी चाहिए जिससे फार्मर्स अपने फ्रूट को आगे जो है वो प्रोसेस करके और आगे जो है वो फॉरेन में जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें। आपका क्या ख्याल है इस सवाल से जाहिद साहब? क्या आपको लगता है कि हमारे मिडल मैन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें और हमारे किसान ये बात नहीं जानते? बिल्कुल फातिमा, मैं यही ऐड करने वाला था इसमें कि हमारा जो मिडल मैन है वो इसमें बेसिक अर्निंग उसकी हो रही है और जो फार्मर है उसे अपनी जो प्रोड्यूस है उसकी वर्थ का इल्म ही नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल वीट की आप बात कर लें या फ्रूट्स की बात कर लें, तो जब तक वो मंडी में ले जाता है उसमें उसके एक्सपेंसेस जो कितने इन्वॉल्व है और वहाँ पे मिडल मैन उससे कह लें कि छीन लेता है। मैं यही टर्म यूज़ करूँगा कि मिडल मैन उससे उसका मुनाफा और उसकी प्रोड्यूस की वर्थ को वहाँ पे उससे छीन लेता है वो। और इसमें हमारी जो मार्केटिंग जो है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है जी।
इस सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स आप लोग सीड्स के साथ भी काम करते होंगे, सॉइल क्वालिटी के हवाले से भी। अगर डॉक्टर आमना, आपके ख्याल में हमारी जो सॉइल क्वालिटी है, बेस्ट एरियाज कौन से हैं किसी भी फूड या फ्रूट को, जो नई अगर सीड है उसको ग्रो करने के लिए? फ्रूट्स के लिए और वेजिटेबल्स के लिए जो फार्मर्स को हम जो सॉइल रिकमेंड करते हैं वो लोमी सॉइल बेस्ट होती है, मैरा ज़मीन, जिसके अंदर जो है वो रेत, बल और मिट्टी जो है वो बराबर मिकदार में मौजूद हो। अच्छा, और क्या मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो पीएच है, मेन चीज़ है कि आपके सॉइल के जो स्टैंडर्ड्स हैं फॉर योर क्रॉप ग्रोथ, वो कौन कौन से हैं, उसमें उसकी पीएच कितनी है, उसकी ईसी कितनी है, उसकी पोरोसिटी कितनी है, सैंड, और उसमें जो उसका जो रेशो है सारी उसकी तीनों, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, जो कोई भी दुनिया में कोई भी ज़मीन है तो उस 3 रेशो से बनती है। सैंड, सिल्ट एंड क्ले की रेशो से ही ज़मीन जो है आगे फर्दर उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो इसमें हमारा स्पेशली ऑर्गेनिक मैटर, पाकिस्तान की ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर की डे बाय डे कमी आ रही है। जैसे यहाँ पे हमारी जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, उसकी वजह से हमारी जो लैंड प्रोफाइल है डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर में कमी आ रही है, पीएच बढ़ती जा रही है। किसी भी ज़मीन की जो पीएच है वो बहुत मैटर करती है। अब उसमें क्या है, सॉयल से जो प्लांट्स ने न्यूट्रिएंट्स अपटेक करने हैं तो पीएच उसके लिए फेवरेबल होगी, तब वो अपटेक होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो 7 से 8 जो है पीएच, उसमें जो है प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो इजीली हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ज़मीनों की जो पीएच है वो 8, 8.5 से भी ऊपर हो गई है। अच्छा, ये भी एक बात है नोट करने वाली, क्या ये पीएच हमेशा से ज़्यादा थी या ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से? ये जो इंसान है बेसिकली, उसने जब इस दुनिया में आके बिगाड़ पैदा किया तो एक नेचर ऑफ रिवेंज ले रही है इस चीज़ का। हमने जब नेचर को डिस्टर्ब किया, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उसमें हमने अपनी चीज़ों को हमने ऐड किया, लाइक हमने केमिकल इंडस्ट्री इंस्टॉल कर ली, उसमें और इंडस्ट्रीज हो गई, हमारा सीवरेज को देख लें आप, ठीक है जी। और तो ये पानी जो है, अब पीने वाला पानी अगर आप बात कर लें, सबसे बेसिक जो आपकी अपना नेसेसिटी है वो पानी है। तो हमारा पानी इस वक्त आप घरों में देख लें कि हम घरों का जो पानी है इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसके लिए हमने फिल्ट्रेशन प्लांट लगा लिए हैं। तो ये पानी जो है, इरिगेशन जो वाटर है वो भी डिस्टर्ब हो गया, हमारा कैनाल वाटर जो है वो भी डिस्टर्ब हो गया। तो हमने रिसोर्सेज को खुद बिगाड़ा है हमारे। बिल्कुल सही। इससे पहले मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एचएन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और आपको पता है आज हम डिफरेंट टॉपिक्स, इवन दो बात हम करना चाह रहे थे सीड्स के हवाले से, लेकिन बिकॉज फूड सिक्योरिटी वक्त में एक बहुत बड़ा इशू है और पोटेंशली पाकिस्तान में भी आगे चलते हुए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। और इवन दो इट्स स्टिल अ प्रॉब्लम, बट जैसे वक्त गुजरे आई डू बिलीव कि अगर हम अभी से कुछ सही स्टेप्स नहीं लेते तो ये एक काफ़ी बड़ा इशू हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की पॉपुलेशन के लिए और फूड सिक्योरिटी के लिए बन सकता है। ब्रेक में जाने से पहले आप बताए थे कि किस तरह से एक सर्टन पीएच लेवल इस वक्त हमारे सोयल में मौजूद है और किस तरह से वो ज़्यादा, क्या इम्पैक्ट होता है इस इंक्रीज्ड, आमना अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें, इस इंक्रीज्ड पीएच लेवल का किसी भी, अगर आप वेजिटेबल वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, आप फ्रूट वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट होगा एक इंक्रीज्ड अनफेवरेबल पीएच लेवल का? पीएच जो होती है ये किसी भी ज़मीन के अंदर जब भी हम प्लांट लगाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स की अपटेक में हेल्पफुल होती है। अगर तो वो 7 है, 7 पीएच न्यूट्रल कंसीडर की जाती है। अगर तो वो 7 पीएच है तो वो प्लांट्स जो हैं वो इजीली न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के अंदर मौजूद होंगे अपटेक कर लेंगे। अदरवाइज जो न्यूट्रिएंट्स, जो फर्टिलाइजर्स जो भी आप अप्लाई करते हो सॉइल के अंदर, तो प्लांट्स जो हैं वो इस फॉर्म में मौजूद होंगे, वो कंपाउंड फॉर्म में मौजूद हो जाएंगे कि वो प्लांट्स अपटेक नहीं कर सकेंगे उन न्यूट्रिएंट्स को, जिसकी वजह से हमें जो है वो सॉइल की पीएच को जो है वो 7 रखना पड़ता है। एंड बिकॉज 7 तो आपने जिस तरह मेंशन किया कि होनी 7 चाहिए, लेकिन यूजुअली आज के वक्त में 8 तक मौजूद। हमारे यहाँ जो पीएच है वो 8.5 से 9 तक पहुँच गई, 8.5 से 9, 8.5 से 9। और ये जो सैलाब इस वक्त पूरे मुल्क में आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि फ्लडिंग डिफरेंट जगहों पर हो रही है, ऑफ कोर्स उसमें एग्रीकल्चर लैंड भी मौजूद है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा फसलों पर? इसके अंदर सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो देखें कि जब भी फ्लड आएगा सॉइल एरोजन होगी, तोड़ फोड़ जो उसमें मैं कहना चाहूँगा। तो उसमें ये है कि आपकी लैंड का प्रोफाइल जो है वो डिस्टर्ब होगा,
अब फ्लडिंग से देखें कि अब जो सैलाब पाकिस्तान में आया, इससे जो हमारी लाइफ जो है उस डिस्टर्ब हुई, उसमें डिस्टर्ब हुई बिल्कुल। बहुत ज़्यादा उसमें मॉर्टेलिटी लोगों की हुई है, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें चले गए। अब उसके साथ साथ जो उनकी फसलों का जो तबाही हुई है, और जो मैं समझता हूँ कि अब फर्दर जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके अंदर स्पेशली ऐसे इनिशिएटिव लें, ऐसे मतलब वो डैम्स को डिज़ाइन करें और पानी के रिजर्वायर्स जो हैं वो बनाए जाए, ताकि जो हमारे यहाँ पानी की जो कमी है पाकिस्तान में, जो मैं देख रहा हूँ कि हर साल जो सैलाब आ रहा है, जो फ्लडिंग हो रही है, तो इसकी कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रही स्टिल। अब वाटर हार्वेस्टिंग एक टर्म हम यूज़ करते हैं। अब फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर वो 50% जो है वो अपने वाटर जो यूज़ कर रहे हैं उसकी वो वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं डिफरेंट रिसोर्सेज से, दरियाओं से, या उनके जो पानी आ रहे हैं, या जो रेन वाटर है। इवन कि उन्होंने अपनी छतों के ऊपर अपने ऐसे रिजर्वायर्स फिट किए हुए हैं कि वो रेन वाटर को भी वो रिजर्व करते हैं और वो फर्दर उसको फिल्टर करके अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं, अपनी फर्दर क्रॉप्स के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। तो वाटर रिजर्वायर जो है वो बनाने हमें पड़ेंगे, ठीक है जी। नहीं तो आगे हमें 2030 जो है, अगर हम 2030 तक बात करें तो फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा अहम जो हमारा अभी मसला है वो फर्दर हमें। अब आयरिश फैमन की आप बात कर लें कि वहाँ पे जो कहत आया तो उससे लोग जो है वो मरना शुरू हो गए थे। तो आगे जो कहत साली मैं देख रहा हूँ, तो इट्स अ बिग अलार्म फॉर अस। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को इसमें सोचना पड़ेगा, वरना हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। एक तो चीज़ हो गई कि अगर आपके पास वो फूड आइटम एक्चुअली में इनफ अवेलेबल है कि आपकी जो भी कंट्री की पॉपुलेशन है वो उसे उसके इस्तेमाल के लिए काफ़ी हो, अमाउंट काफ़ी हो। दूसरी चीज़, क्या अगर वो अमाउंट हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, क्या उसकी अफोर्डेबिलिटी है उस आवाम की? क्या वो पॉपुलेशन उन फूड आइटम्स को अफोर्ड कर सकती है? अगर हम सबसे निचले तबके पर चले जाएं, क्या ये हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? डॉक्टर आमना ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा। जो आज हमारी फूड स्टेपल आइटम्स की जो प्राइसेस हैं, या फल और सब्जियों की, इनफैक्ट बिकॉज आई डू फील लाइक एक बैलेंस डाइट की अगर हम बात करते हैं, एक ऐसी डाइट जो कि हर शख्स के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, एक बच्चे के लिए, बड़े के लिए ज़रूरी है, क्या वो अफोर्डेबल है आज? जैसा कि हर तरफ आप देख रहे हैं कि महंगाई का एक शोर है, हर तरफ महंगाई, हर चीज़ की जो है वो रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। कुछ इस वजह से भी है कि कोविड-19 ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तमाम ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखा जाए तो जो है वो असर डाले हैं। तो जो फूड आइटम्स की आप बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है कि एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो उसको अफोर्ड कर सके ईजीली। आप अग्री करेंगे? जी बिल्कुल, डॉक्टर आमना से मैं एग्री करता हूँ कि एक्चुअली फूड सिक्योरिटी का इशू तो हमारे पास है ही है, उसके साथ साथ जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी है। अब एक कॉमन मैन की बात कर लें कि जो डेली बेसिस पे अर्निंग कर रहा है, ले रहा है, तो वो अपने घर का जो एक राशन कह लें, जो रोटी है, मेन जो बेसिक नेसेसिटी वो रोटी, कपड़ा, मकान है। तो जब वो उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमें इश्यूज़ को फेस करना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। आपको बहुत। लगता है आज जो हमारे मुल्क में डिफरेंट तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, डिफरेंट तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है? लॉन्ग टर्म की बात तो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। मैं आज की बात करता हूँ कि हमारे यहाँ जो अपना क्रॉप्स के लिए कि इसकी प्रोटेक्शन मेजर्स को जो अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो फार्मर हैं, फार्मर की एग्जांपल अगर आप ले लें कि वो अपनी क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए जो अपना इसमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो यूज़ कर रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि इनका जुडिशियस यूज़ कैसे करना है। ठीक है जी। अब हमारी फसलों में जैसे अब आजकल सीज़न है अमरूद का, तो गावा क्रॉप पे अपना डेली बेसिस पे स्प्रे हो रही है और वो कॉस्टली स्प्रे डेली बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि क्या इसको रोज़ करना भी है या नहीं। इसके लिए जो हमारा जो महकमा है, उन्होंने डिफरेंट सेमिनार, फार्मर डेज करवाए हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए, ताकि वो इसका जुडिशियस यूज़ करें। और सिर्फ इसका क्रॉप्स पे नहीं, ह्यूमन हेल्थ की अगर आप बात करें तो आज हार्ट इश्यूज़ को देख रही हैं आप, कैंसर को देख रही हैं, तो ये सारे केमिकल्स जो हैं ये कार्सिनोजेनिक हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो जुडिशियस यूज़ है स्प्रेज का, डिफरेंट पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, तो उसको हमें वॉच करना पड़ेगा। डॉक्टर आमना, क्या आज हमारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मौजूद हैं, क्या वो, अगर कहते हैं वॉश कर लें आप, लेकिन स्पेशली अगर सॉइल के अंदर आपके इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं,
तो क्या वो एक्चुअली में रिमूव भी की जा सकती है? सॉइल इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सॉइल के अंदर अगर मौजूद हैं तो वो डेफिनेटली आपके प्लांट्स के साथ जो है वो अपटेक होंगी, वो प्लांट्स आगे फ्रूट या वेजिटेबल जो भी वो तैयार कर रहा है वो उसके अंदर भी रिस्टोर होंगे। तो वो जब हम इनटेक करेंगे तो हमारी बॉडी पर डेफिनेटली जो है वो इफेक्ट करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है सॉइल के अंदर, अगर वो मौजूद हैं तो सॉइल पोल्यूशन भी करेंगे। वो जो इंसेक्ट्स होते हैं हमारे, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी उससे जो है वो ख़त्म हो रहे हैं और वो हमारे प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इससे जो है वो सॉइल हेल्थ भी ख़राब होती है, जो सॉइल के अंदर इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। अगर हम इरिगेशन की बात करें, वो भी ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। क्या हमारे यहाँ इनफ, या तो कभी ज़्यादा पानी होता है या तो कभी होता ही नहीं है, क्या इस तरह से? एग्जैक्टली आप ठीक कह रही हैं। असल में मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, एक फूड चेन होती है। हम जब फूड चेन के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, लाइक मैं पहले बात कर रहा था, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज़ जैसे डेली बेसिस पे होना शुरू हो गया, तो डॉक्टर आमना की बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो हमारे यहाँ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स थे हमारे पास, अब आप देखें कि हमारे यहाँ हनी प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है पाकिस्तान में। उसकी रीज़न क्या है? हमने जो एक्सेसिव स्प्रे का यूज़ कर लिया, उससे जो हमारी हनी बीज का नेचुरल जो लाइफ साइकिल था उसको हमने डिस्टर्ब किया, और उससे अब जो हनी बी जो थी उसमें जो हनी की प्रोडक्शन थी तो उसमें कमी देखने में इसलिए आ रही है कि जो जिन क्रॉप्स पे वो जाती थी वहाँ पे उनको स्प्रे मिलती है। अब वो सारा सिस्टम जो है, इसकी वजह से हमारा पूरे सिस्टम में बिगाड़ आया हुआ है। क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है? पाकिस्तान इज़ एक्चुअली वन ऑफ द कंट्रीज जिसमें क्लाइमेट चेंज का आप इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा देख सकें, वन ऑफ द कंट्रीज। तो क्या आपको लगता है क्या होगा हमारी फसलों के लिए, क्या इसकी डेफिनेशन होगी हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए? आज जी फातिमा, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्लाइमेट चेंज इज़ अ बिग इशू विच वी आर फेसिंग नाउ डेज। तो क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा जो है हमारी, अगर आप देखें, मैंने पहले भी ये बात की है, केमिकल इंडस्ट्री की बात कर लें आप, हमारा जो कार्बन एमिशन है पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में कार्बन टैक्स आपको पता होगा कि वहाँ पे लगता है। आप जितने व्हीकल्स पे, आपकी गाड़ियों पे कार्बन टैक्स होता है कि अगर आपने गाड़ी चलानी है तो उसको आपको कार्बन टैक्स पे करना पड़ेगा, जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन हमारी एयर में जो हो रही है, तो उसमें हमारे एरोसोलिक जो हमारे डिफरेंट जो इश्यूज आ रहे हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम जो हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के लिए जो एक फेवरेबल, उसके लिए जो एयर चाहिए होती है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक रेशो सेट होती है, वो उसके लिए जो अपना प्लांट्स ने जो उसको ऑब्जॉर्व करना होता है, हमने उसमें बिगाड़ पैदा कर लिया है। अच्छा, अब इसमें जो गाड़ियों का धुआं है, जो स्मोक एमिशन है, वो एक साइड पे। सेकेंडली जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारे डिफरेंट प्लूटेंट्स हैं, उसकी वजह से हमारी जो है आबो हवा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और हमारी जो प्लांट की प्रोडक्शन है इसमें 20 to 30% जो प्रोडक्शन है वो हमारी क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी कम हो गई है। बिल्कुल, इससे पहले मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एच, आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज बात कर रहे हैं फूड साइंसेज, या अगर हम फ्रूट साइंसेज के हवाले से बात करते हैं, किस तरह के डिफरेंट इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, क्या आज हमारे मुल्क में फूड सिक्योरिटी के इश्यूज मौजूद हैं और किस एक्सटेंट तक मौजूद है, क्या एक आम शख्स अपनी एक बैलेंस डाइट रखने के लिए उसकी क्या अफोर्डेबिलिटी है, क्या वो अपने बेसिक नीड्स को, अपने स्टेबल फूड्स को भी अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर एक बैलेंस डाइट रखना चाहते हैं जिसके अंदर ऑफकोर्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मौजूद हैं, क्या आज वो एक आम शख्स के लिए एक्सेसिबल है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी हमने बात की। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जिस पर सबसे ज़्यादा होता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से हमारी जो वेदर एक्सट्रीम्स हम स्पेशली देखते हैं, सर्दियों का पहले आ जाना, गर्मियों का पहले शुरू हो जाना, या सर्दियां लेट शुरू होना, बारिश के पैटर्न्स में तब्दीलियां नज़र आना, काफ़ी या तो बहुत ड्राई पीरियड होता है, और थंडर स्टॉर्म्स जो कि आपको नज़र आते हैं बार बार, आंधी जिसको बोलते हैं, पंजाब में स्पेशली ज़्यादा इसको देखने को मिलता है। लेकिन इसकी वजह से कितना डैमेज होता है हमारा जो आज फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। जी, ये आपने बिल्कुल ये अच्छा किया है फातिमा। जो हमारे यहाँ इस दफ़ा मैंगो की प्रोडक्शन के हवाले से बात करें, सिट्रस की बात करें अगर हम, तो इस साल जो आंधियाँ हमें देखने में आई हैं उससे हमारा मैंगो काफ़ी हद तक इफेक्ट हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद इस दफ़ा मैंगो की प्रोडक्शन जो है वो पिछले साल से बेहतर रही है।
तो इस दफ़ा जो थंडर स्टॉर्म्स आए या जो भी इसकी वजह से हमारा जो सिट्रस फ्रूट है जो उसकी जो फ्रूट सेटिंग जो होती है, हम जब फ्लावरिंग के बाद एक फ्रूट सेटिंग का फिनोमेना होता है, तो फ्रूट सेटिंग उसकी डिस्टर्ब हुई है, जिससे फर्दर जो उसकी प्रोडक्शन है उसमें कमी देखने में आ रही है। आपके ख्याल में आमना, आज हमारी रिसर्च जहाँ पे स्टैंड करती है, अगर हम उसको स्पेशली प्रोग्रेस करवाना चाहते हैं आगे, तो किस तरह की रिसोर्सेज फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जानी चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली प्लांट का बिहेवियर भी उसी के मुताबिक चेंज होता जा रहा है। जब उसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है तो टेम्परेचर लो होता है, अगर उसको लाइट की ज़रूरत है तो उस वक्त जो है वो डार्कनेस होती है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में इस चीज़ के ऊपर काम होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमें क्लाइमेट चेंज को देखते हुए अपने प्लांट्स या हाइब्रिड सीड्स उस तरह के प्रोड्यूस करने चाहिए जो कि उस क्लाइमेट के मुताबिक ढल जाएँ और उसके मुताबिक हो। तो हम तमाम जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं या जो सेमी गवर्नमेंट हैं एंड सेमी गवर्नमेंट जितने भी जब आप बात करते हैं इदारों की, चाहे हम कम्प्लीटली गवर्नमेंट इदारों की बात करें या फिर किसी न किसी तरह से एफिलिएटेड इदारों की बात करें, इश्यूज आपको हमेशा देखने को ज़रूर मिलते हैं। और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो क्लाइमेट रिजिलियंट वैराइटीज़ जो हमने प्रोड्यूस की हैं, फ्रूट्स के हवाले से, वीट के हवाले से, राइस के हवाले से, हमने ऐसी वैराइटीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो कि हमारे हार्श क्लाइमेट के लिए विदस्टैंड करती हैं। इसमें हमने जो फ्रूट्स की वैराइटीज़ हैं, अपने जो गावा है, इसमें हमने 4 वैराइटीज़ जो हैं, हमारे अदारे हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद जो है, इसमें हमने 4 वैराइटीज़ गावा की प्रोड्यूस की हैं। इसके अलावा हमने एवोकेडो, ऐसा फ्रूट था जो एग्जॉटिक फ्रूट था, हमने उसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। हमारा जो हिल रिसर्च स्टेशन है मरी में, डॉक्टर अफजल इंसारी साहब हमारे वहाँ पे माशाल्लाह उन्होंने वहाँ पे बहुत काम किया है इस पे, और मैंगो की ऐसी वैराइटीज़ हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो एक्सपोर्ट क्वालिटी को मीट कर रही हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको मीट कर रही हैं। अच्छा, आपने एवोकाडो की बात की, थोड़ा सा बताइएगा इस रिसर्च के बारे में, किस तरह से इनिशिएट हुई और क्या फाइंडिंग्स हैं, किन एरियाज में पाकिस्तान में ये ग्रो किया जा सकता है? इसमें फातिमा जो एवोकाडो फ्रूट था, एक्चुअली पहले ये मेट्रो स्टोर्स और बड़े बड़े स्टोर्स में ये देखने में मिल रहा था और स्टिल ऐसा ही था और बहुत एक्सपेंसिव। एग्जैक्टली। फिर जो हमारा हिल रिसर्च स्टेशन मरी जो था हमारा, वहाँ पे हमने वहाँ पे इसका जर्म प्लाज्म जो था वो बाहर से हमने इंपोर्ट किया और वहाँ पे हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, वहाँ पे हमने लगाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ में हमने मरी में हम उस फ्रूट्स की ऑक्शन भी कर रहे हैं और वहाँ पे मरी रीजन में एवोकेडो की प्रोडक्शन जो है वो ग्लट देखने में आ रही है। अब हमने एक जो है पंजाब के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, हमने डिफरेंट स्टेशंस पे, फैसलाबाद में, जंग में, मुल्तान में और चकवाल एरिया में हमने इसको लगाया है और वहाँ भी इसके रिजल्ट देखने में आ रहे हैं। एवोकेडो के साथ साथ जो रास्पबेरी हो गई हैं, डिफरेंट बेरीज हैं, क्रेन बेरी हो गई, ये वो फ्रूट्स थे जिनका लोगों को पता ही नहीं था। हमने अब उसको भी यहाँ पे कामयाब कर लिया है। रास्पबेरी जो है हमने यहाँ पे लगाई थी, वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई है। इसके अलावा पीचेस, प्लम, एप्रिकॉट, ये वो चीज़ें थीं जो हमें हिली एरियाज में देखने में आ रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पंजाब में भी उसे देख रहे हैं, पीचेस के बाग जो हैं वो लग रहे हैं और जो इसमें एप्रिकॉट है, लोकाट है, ये वो फ्रूट्स थे, माइनर फ्रूट्स थे जो हमारा एक ख्वाब था कि पंजाब में ये नहीं हो सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रिसर्च है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने इस पर काम किया है और इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर हुए हैं। अच्छा, एंड ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि किस तरह से डिफरेंट फ्रूट्स आप डिफरेंट एरियाज के लिए जो सूटेबल थे, अब आप डिफरेंट जगहों पर भी उसको ग्रो कर सकते हैं। क्या आपको लगता है हमारी कोई इस तरह की सीड जो कि इस वक्त चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस में हो या फिर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, जिसका पोटेंशियल इंटरनेशनली बहुत अच्छा रह सकता है? मैंगो की आपने बात की, उसके अलावा अगर कोई, इसके अलावा आप देखें ग्रेप्स की अगर हम बात कर लें तो ग्रेप्स में फुटहार रीजन जो है और इसमें जो था हमने कुछ ऐसी वैरायटी इंट्रोड्यूस कराई, किंग्स रूबी जो है उसके नाम से, परलेट है, प्रीस्ट है, इसमें NARC ब्लैक है, ये वो वैरायटीज़ थी कि जो उन्हीं एरिया में लगाई जाती थी। लेकिन अब हमने यहाँ पे फैसलाबाद में लगाई हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें हम इंशाल्लाह एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे। अब हम ग्रेप्स की अगर बात करें, गावा की बात करें, पपाया की बात करें, तो इंशाल्लाह मैं आगे देख रहा हूँ कि इसके फ्यूचर जो है वो बेहतर इसमें देखने में आ रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा आमना, अगर आप ब्रीफली इस पे कमेंट करना चाहें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डिफरेंट इश्यूज ऑलरेडी मौजूद हैं हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन आपकी अपनी रिसर्च के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वक्त आपका पर्टिकुलरली क्या फोकस है रिसर्च में, क्या अचीव करना चाह रहे हैं?
हम लोग जो है बेसिकली जो हमारा जो मेन एम है कि फार्मर्स तक वो टेक्नोलॉजीज जो हम इस टाइम अपनी रिसर्च कर रहे हैं अपने फील्ड में या जो भी हमने वो फार्मर्स तक पहुंचाई जाए, और जो नर्सरीज हम रजिस्टर कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर्स तक जो है वो उन चीज़ों को पहुंचाया जाए, रजिस्टर्ड प्लांट दें ताकि वो आगे जो भी प्लांट्स तैयार करें या वो अपनी अगर नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो वो भी उसी तरह की रजिस्टर्ड नर्सरी तैयार करके प्लांट्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं और बिल्कुल मुनासिब प्राइस पे जो है वो कर सकते हैं। फातिमा, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, मैडम ने मुझे इसमें याद करवा दिया कि हमारे इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जो सर्टिफाइड प्लांट्स जो थे, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन इस्लामाबाद में एक अदारा है जो कि तमाम जो इस तरह की नर्सरीज जो होती हैं उनको वो रजिस्टर्ड करता है, वैराइटल डेवलपमेंट जो है उसमें उनको वो रजिस्टर करता है। जो नई वैरायटी अगर आती है हमारे यहाँ तो वो एक पूरे प्रोसेस से गुजर के फेडरल सीड सर्टिफिकेशन उसमें इन्वॉल्व होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो वो मिलके एक वैरायटी जनरेट करते हैं। अब हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, हमारे इंस्टीट्यूट ने नर्सरी की रजिस्ट्रेशन जो है वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में पंजाब लेवल पे हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं और डिफरेंट जो फ्रूट प्लांट नर्सरीज हैं, लैंडस्केप वाली नर्सरीज हैं, हम उनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं। हम वहाँ पे जाके जो वहाँ पे स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं, हम किसी भी आपने बाग को लगाने से पहले सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो उसका प्लांट है, प्लांट की क्वालिटी कैसी है, उसकी वैरायटी कैसी है, वो कैसी प्रोडक्शन देगा, उसमें कौन कौन सी जो है वो ट्रेड्स हैं, क्वालिटीज़ हैं जो फर्दर हमें वो बेनिफिशियल होंगे। तो अब हमने सर्टिफाइड प्लांट्स देना शुरू कर दिए हैं। FS&RD जो है, जो अदारा है, उसके टैग्स होते हैं बाकायदा, हर प्लांट पे वो टैग मेंशन होता है, उसकी क्वालिटीज़ लिखी होती हैं, वैरायटी का नाम मेंशन होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था हमारी तरफ से और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें सक्सेस देखी है। इसके अलावा अगर हम राउंड अप करें अपने आज के डिस्कशन को, अब हमारे पास कुछ ही मिनट बाकी हैं, अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ कोई अपनी मोस्ट इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहें एक लाइन में। जी, मैं इसमें पहले भी मैं ऐड कर चुका हूँ कि डेट पाम के हवाले से डॉक्टर आमना जो है इस पे काम कर, डिहाइड्रेशन पेशेंट पे उन्होंने काम किया है माशाल्लाह से। जो खजूर हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, अजवा, अंबर, मेडजोल, इस तरह की जो वैरायटीज़ थी, तो इन्होंने डक्की वैरायटी एक है खजूर की हमारे यहाँ, उसका बहुत ही अच्छा साइज़ है, उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, उसकी ड्राइंग पे उन्होंने काम किया है, फिग की ड्राइंग पे उन्होंने काम किया है माशाल्लाह से। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त होता है, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको बताया हमारा फर्स्ट हाफ आज फूड साइंस के हवाले से था, डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में बात की जिसमें फूड सिक्योरिटी शामिल है, डिफरेंट सॉयल इश्यूज़ और क्लाइमेट चेंज का स्पेशली क्या इम्पैक्ट होगा हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर, ऑलरेडी क्या हालात हैं, और अगर अफोर्डेबिलिटी के हवाले से भी हम देखते हैं तो क्या हम आज एक नॉर्मल फैमिली, एक नॉर्मल शख्स इस मुल्क में रहते हुए अपनी फैमिली के लिए एक बैलेंस्ड डाइट अफोर्ड कर सकता है, इसके ऊपर भी हमने बात की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आज के वक्त में और ज़्यादा ज़रूरी होती जा रही हैं। हमारी हमेशा कोशिश रही है, हमारे प्लेटफॉर्म की हमेशा कोशिश रही है कि हम लोग इन इश्यूज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया पर लेकर आएँ और कोशिश करें कि इनके सोल्यूशन की तरफ जाएँ, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पर हमारे मुल्क की एक मेजर पॉपुलेशन इस वक्त माल न्यूट्रिशन की शिकार है, हम चाहते हैं कि आज हम अपने शो में ये भी डिस्कस करें कि अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो किस तरह से बजट फ्रेंडली रहते हुए आप बेटर लंच प्लान कर सकते हैं, मील प्रेप कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, क्या चीज़ें हैं जो कि अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से भी बेहतर रहती हैं और बच्चे का न्यूट्रिशन और जो मैल न्यूट्रिशन का इशू है उसके हवाले से भी आपके बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे जो हमारे इस डिस्कशन में साथ देंगे। प्रोफेसर डॉक्टर उमैर बाजवा हमारे साथ हैं, चेयरमैन फूड साइंस डिपार्टमेंट GCUF है। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह मैं बात कर रही थी कि आज के वक्त में अफोर्डेबिलिटी का ख्याल बहुत ज़रूरी है, बच्चों के स्कूल भी खुल रहे हैं और ये डिसाइड करना कि क्या आपके बच्चे के लिए राइट न्यूट्रिशन भी हो और आपकी पहुंच में भी हो, आपके लिए अफोर्डेबल भी हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके हवाले से क्या आइडियाज़ देंगे आप मदर्स को या उन पेरेंट्स को कि क्या लंच में बेसिक्स होने चाहिए, फंडामेंटल्स होने चाहिए और क्या ऑप्शनल चीज़ें ऐड हो सकती हैं? जी बहुत अच्छा जी, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है फॉर द राइट टाइम, क्योंकि अभी बैक टू स्कूल टाइम है बच्चों का समर के बाद, तो उसमें हम ऑलरेडी जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ पे हमें वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल नहीं है। वी आर नॉट लाइक हैविंग अ
वैरायटी ऑफ लंच बॉक्स अवेलेबल। हमारी माएँ जो है एक टिपिकल जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनके साथ भी आपका लंच बॉक्स हो जाता है। और डीप फ्राइड कबाब, हाँ वो कबाब है या नगेट्स हैं या वो इस तरह की फ्राइड चीज़ें हैं या जो पैकेज मिल्क है या पैकेज जूस है वो साथ चला जाता है। सो अनफॉर्चुनेटली एक तो ये न्यूट्रिशन को इम्पैक्ट करता है, दूसरा जो ईटिंग हैबिट्स फॉर द लॉन्गर टर्म है वो बच्चे की तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये बचपन से बच्चा सीखता है, खाना पीना ग्रो करना। तो मेरा ख्याल है ये कि हम बहुत मुख्तलिफ हैं उन प्रोग्रेस्ड कंट्रीज़ से, जिस तरह के मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कंट्रीज़ हैं या इवन एशिया के अंदर कंट्रीज़ ऐसे हैं, इंडिया भी है इवन, कि जहाँ पे स्कूल मील प्रोग्राम चलाए जाते हैं। हमारे यहाँ एक तो परमानेंट स्कूल मील प्रोग्राम नहीं है कि जिसमें स्कूल में बच्चों को या तो तरबियत दी जाए या स्कूल मील प्रोवाइड किया जाए एट यूनिफॉर्म बेसिस टू एवरीबॉडी। तो वो या अफोर्ड नहीं कर सकते पेरेंट्स, तो फिर हर कोई जो है वो डिफरेंट लंच बॉक्स के साथ आता है। और उस लंच बॉक्स का जो पोर्शन साइज़ है, चूँकि आप देखें, मैं एग्जांपल देता हूँ कि नीदरलैंड्स की, नीदरलैंड्स में डच पीपल दे आर वेरी हाइटेड, सो व्हेन यू डिग आउट तो पता चलता है कि जो उनके स्कूल्स हैं आयरन फोर्टिफाइड, हाँ वो भी है, प्लस ये कि उनका लंच बॉक्स का साइज़ इतना बड़ा है और उसके जितने पोर्शन हैं। अब मैं अगले दिन अपने बच्चे के लिए लेने गया कि कोई मुझे वो लंच बॉक्स मिले जिसमें 2 से ज़्यादा पोर्शन भी हों, तो मैक्सिमम 2 पोर्शन का हमें मिलता है। सो दे हैव 5 पोर्शंस, मतलब एक में उनकी कैरेट्स पड़ी हैं, दूसरे में उनकी बेल पेपर्स पड़ी हैं। सो जब मैंने वो लंच बॉक्स देखा है उनका, तो वो टोटली वो ग्रीन है और साथ में प्रोसेस नहीं है कोई चीज़ एक्सेप्ट 1 कुकी दे हैव अलाउड एज अ स्वीट डेजर्ट। तो अब हम जब इसको फॉलो करते हैं और कर सकें, अगर बच्चे को पहले दिन से हम वेज पे लगा दें और उसको कहें कि ग्रीन वो ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स जो है, क्योंकि आपको पता है कि विटामिन और मिनरल हमारा फोकस होता है सिर्फ गोश्त के ऊपर, हमारा फोकस होता है कि हम प्रोटीन बच्चे को दें, और वो भी अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का ब्रायलर आ रहा है और जो वाइट मीट आ रहा है हमारा, वो इस काबिल नहीं है, इतना सेफ़ नहीं है कि हम बच्चे को वो दे सकें। और पर्टिकुलरली जो ये आपकी डिज़ाइनर फूड्स हैं, जितनी भी आपके नगेट्स वगैरह हैं, इनकी जो अगर आप देखें तो इनके अंदर प्रोटीन की परसेंटेज बहुत थोड़ी होती है। सो अनफॉर्चुनेटली हमारा लंच बॉक्स हेल्दी नहीं है, उस पर हमें वर्क करने की ज़रूरत है, नॉट सिर्फ हमें एक्सपर्ट्स को बट आल्सो द गवर्नमेंट एंड द स्कूल्स शुड कलेक्टिवली वर्क, कि गवर्नमेंट जो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिसमें स्कूल मील प्रोग्राम को इंडक्ट करे, और फ्यूचर में जिस तरह आप देखें बुक्स फ्री देते हैं, आप चीज़ें फ्री देते हैं, आप स्कूल मील प्रोग्राम भी बच्चों को किसी हद तक एटलीस्ट को फ्रूट आवर होना चाहिए वहाँ पे डेली, कि स्कूल की तरफ से प्रोवाइड हो। बेशक पेरेंट्स उसको पे कर दें, लेकिन स्कूल उसको मैनेज करे कि उनको ये फ्रूट से वेजिटेबल देने हैं। तो इस तरह क्या अफोर्डेबिलिटी आपको लगती है एक नॉर्मल पेरेंट के लिए, कि वो जिस तरह आपने बताया कि 6 डिफरेंट तरह के सेक्शंस हों, डिफरेंट न्यूट्रिशन आपके बच्चे को मिल रहा है, कि आपको लगता है कि आज एक पेरेंट अफोर्ड कर सकता है वो? अगर मैं नगेट्स से कंपेयर करूं तो अफोर्ड कर सकता है। नगेट्स का जो बॉक्स है ना, अब मैं एक्चुअली 2 किस्म के तबकात है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल लोअर तबका है जो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, और मैं उनकी भी बात की बिल्कुल उनकी बात करूंगा मैं। उनके लिए स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट होगी। जो मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो मीडियोकर या थोड़ा ज़रा अफोर्ड कर सकते हैं, वो लाजमी इसमें शामिल करें। जिस तबके की आप बात कर रही हैं ना, उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए होती है, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द सपोर्ट। 70% है वैसे बाय द वे वो तबका हमारा, और उसको हमें टच करना, हाँ मेजॉरिटी है हमारी। लेकिन उसमें जो आपने पहले बात की थी ना आयरन फोर्टिफाइड, देन दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन, कि उसको जो आयरन फोर्टिफाइड, जिंक फोर्टिफाइड, विटामिन ए, विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड्स जो हैं वो हमें देनी चाहिए। और ये गवर्नमेंट को इस तरफ थोड़ा सा भी लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है। लेजिस्लेशन होती है कि इसमें आप कंपल्सरी कर देते हैं आपके, अगर फलां चीज़ बनेगी, ब्रेड बनेगी, आटा बनेगा, तो उसमें आयरन और जिंक जो है वो लाजमी शामिल होगा, और वो रीच आउट में है ना, आटा जो है वो हर बंदे की रीच आउट में है, हर बंदे ने रोटी खानी है, तो इसलिए वो बेस्ट वे है उन तक पहुंचने का। इसके अलावा भी हमारी जो ईटिंग हैबिट्स और जो ईटिंग पैटर्न्स है ना, वो थोड़ा सा हमने ज़्यादा उसे इकोनॉमी से लिंक कर लिया, फाइनेंस से। अगर हम उसको थोड़ा सा बैठ के देखें तो हम मिनिमम बजट के साथ जो है ना अपनी ईटिंग पैटर्न्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम करना भी नहीं चाहते, ना हमारे पेरेंट्स के पास टाइम है ये करने का, और ना जो हमें गाइड करते हैं स्कूल्स में, और हमारे जो गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स हैं या हेल्थ सेक्टर के अंदर हैं, वो गाइड भी नहीं कर पा रहे बच्चों को प्रॉपरली। हेल्थ तो आपको पता है कि टोटली इज डोमिनेटेड बाय मेडिसिन कंपनीज, एंड उसमें न्यूट्रिशन जो है ना वो बहुत फार बिहाइंड है अभी। अच्छा, इसके पीछे आपको क्या रीज़न लगती है? एक गवर्नमेंट की तो प्रायोरिटी होनी चाहिए हेल्थ, लेकिन हमारे अगर हम मुल्क में देखते हैं तो अगैन एंड अगैन हेल्थ सेक्टर कम्प्लीटली निगलेक्ट होता हुआ नजर आता है। इसकी देखें, आपने सही बात की, सबसे बड़ी वजह तो पॉलिसीज़ हैं।
हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो स्पोर्टिव नहीं है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हेल्थ जो है ना वो स्पोर्टिव नहीं है। हम ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी केयर के ऊपर हम जो है वो प्रिवेंटिव के ऊपर नहीं जा रहे, हम जो है वो क्यूरेटिव के ऊपर जा रहे हैं। और प्रिवेंटिव जो है देखें, अगर आप प्रिवेंट कर लें, आप न्यूट्रिशन के ऊपर $1 इन्वेस्ट करें, सो द रिसर्च हैज शोड यू विल सेव $16 ऑन दैट पर्सन। सो आप न्यूट्रिशन पे, अगर हेल्थ केयर का बजट अगर आप बना रहे हैं, अगर न्यूट्रिशन पे $1 लगाएंगे तो हेल्थ केयर का ओवरऑल बजट $16 कम हो जाएगा। सो 16 टाइम हायर रिटर्न और रिवार्ड फ्रॉम द न्यूट्रिशन। सो अभी लास्ट जो गवर्नमेंट का जो 2-3 साल का चला है पैटर्न, उसमें हमने देखा है कि द थिंग्स हैव बीन मोल्डेड एंड इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन गिवन टू द न्यूट्रिशन सेक्टर। बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो जो हमारे यहाँ होता है ना, माफियाज हर सिस्टम के अंदर बैठे हैं, उसके अंदर भी आपको पता है बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर आ जाता है फिर। और वो पहले कभी जब हम देखते थे तो जिस तरह अभी वेरी राइट टू से नाउ कि ये जो अगस्त का महीना है, दिस इज़ द ब्रेस्ट फीड मिल्क फीड मंथ ऑफ पाकिस्तान फॉर होल वर्ल्ड। तो ब्रेस्ट फीड मिल्क जो है वो, अब देखें अब हमारे यहाँ कितना ब्रेस्ट फीड मिल्क होता है, हमारे यहाँ फार्मूला मिल्क कितना यूज़ हो रहा है। जब हम छोटे होते थे शायद एक ही ब्रांड होता था, अब आप फार्मेसी के ऊपर जाएं आपको 50 ब्रांड नजर आएंगे उसके मुझे अंदर। याद है एक दफ़ा पहले भी हम शो कर रहे थे तो इम्प्योरिटीज़ की बात की हमने, और किस तरह से डिफरेंट केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक्चुअली में आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी बुरे साबित होते हैं। अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग के ऑल्टरनेटिव्स की बात करते हैं और टॉडलर्स के लिए, बच्चों के लिए जो 2 साल की उम्र तक, आज बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या उनमें इस तरह के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो हमारे बच्चों की जो स्टंटेड ग्रोथ या डेवलपमेंट हमें नज़र आती है उसमें कंट्रीब्यूट कर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हमारा फोकस है ना, वो मैंने आपको बताया जो आर्टिफिशियल फूड्स के ऊपर है। और आर्टिफिशियल फूड्स का ओरिजिन जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो GMPs हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत कम है। अभी पाकिस्तान की किसी एक फूड प्रोडक्ट को भी, पहले सिट्रस था या मैंगो थोड़ा अरसा रहा, कोई भी ग्लोबल सर्टिफाइड नहीं है, जिसको ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन कहते हैं, जो कि राइट फ्राम दी सोइंग टू लेके हार्वेस्टिंग और फिर हार्वेस्टिंग से प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग से कंजप्शन तक का जो वैल्यू चेन है वो सर्टिफाइड नहीं है। सर्टिफाइड मीन ये नहीं है कि उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो सर्टिफाइड नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली जब आपका प्लांट ही जब आप ग्रो कर रहे हैं, जब पौधा आप लगा रहे हैं, जब एग्रीकल्चर का वो ही सेफ नहीं है आपका, तो उसको आप जो है उसके अंदर अगर वहीं पे आपके हैवी मेटल्स और आपके पेस्टिसाइड रेजिड्यूज वहीं पे सस्टेन कर गए हैं तो फिर वो फूड के अंदर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, फूड चेन का हिस्सा रहेंगे। तो ये जो है बेसिकली फूड सिस्टम है, दिस इज़ नॉट मतलब ये सेपरेट सेक्टर्स, एग्रीकल्चर लैदा है, फूड प्रोसेसिंग लैदा है, न्यूट्रिशन लैदा नहीं, ऐसा नहीं, हेल्थ लैदा है। अब दुनिया जो है ना जिस तरह ग्लोबलाइज हो गई है, इस तरह फूड का सिस्टम भी जो है ना हार्वेस्टिंग टू लेके तो कंजप्शन तक, फार्म से लेके फोक तक जो है ना वो एक सिस्टम। और फूड सिस्टम को जब हम इसकी पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर लैदा मिनिस्ट्री नहीं है, फूड लैदा नहीं है, न्यूट्रिशन लैदा नहीं, हेल्थ नहीं है, उनको कंबाइन काम करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे भी वो लूज करेंगे तो फूड सिस्टम जो है वो कोलैप्स करेगा। बिल्कुल। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मैं जाएगा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी। आज बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन के हवाले से, डिफरेंट इश्यूज़ जो कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड आप फेस कर सकते हैं उनके बारे में हमने बात की। यहाँ पर मैं ये भी आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ कि फूड सिक्योरिटी भी हमारे मुल्क में एक मेजर कंसर्न है, और पहले शो के हाफ में इनफैक्ट हमने बड़ी डिटेल के साथ उसको डिस्कस भी किया था। तो एक दफ़ा फिर मैं ज़रूर डॉक्टर आपसे पूछना चाहूँगी, बताइएगा किस तरह से आप देखते हैं फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन को, इन्फ्लेशन ऑन हाई एंड एन ऑल टाइम हाई, तो किस तरह से चीज़ें आगे चलते हुए आपको इवॉल्व होती हुई नज़र आती है? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान के अंदर स्टिल इज़ अ बिग इशू। वी आर द मेंबर ऑफ SDGs, वी हैव टू अचीव 2030 तक हमने जो बेसिक हमारे SDGs हैं उनमें से पर्टिकुलरली जो रिड्यूस हंगर का SDG है दैट वी हैव टू अचीव। और उसमें अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल, वैसे पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हुई है, लेकिन पाकिस्तान में पिछले कुछ माह के अंदर जो क्राइसिस आया उसके अंदर इकनॉमिक क्राइसिस में बाइंग पावर जो है कम हो गई है, जॉब्स कम हो गई हैं, और ओवरऑल जो है ना वो एक इम्पैक्ट पड़ा है फूड के ऊपर। और फूड का जो इम्पैक्ट है बड़ा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो कि पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है एट अलार्मिंग रेट। वी आर ऑन अ रफ फिगर्स 250 बिलियन से ऊपर हम हो चुके हैं, और ऑन रिकॉर्ड 220 मिलियन अभी हम लिखते हैं।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को जो जितनी ग़िज़ा चाहिए वो हम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। अर्बनाइजेशन बढ़ गई, एग्रीकल्चर की लैंड होल्डिंग कम हो गई, और उसमें सबसे बड़ी ये रीज़न अब देख लें, अब पिछले साल हमने 6 मिलियन मेट्रिक टन गंदम हमें इंपोर्ट करनी पड़ी, और इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इट कुड गो टू 10। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जो है ना वो फेमाइन का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसमें आपका देख लें अभी जो फ्लड्स हैं उसने उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। हमारी एग्रीकल्चर लैंड कम हो गई है, हमारा लाइफ स्टॉक का नंबर कम हो रहा है, क्योंकि लंपी स्किन की डिजीज़ जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल रही है, उसमें आपने देखा है कि काउस के ऊपर अटैक हुआ है, और वो अभी पंजाब में एंटर हो चुका है सिंध के बाद और केपी के बाद, और पंजाब के अंदर सिचुएशन अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की। हम ऑलरेडी फूड इनसिक्योर हैं, हमारी पॉपुलेशन एट द वर्ज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी 70% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो गांव के अंदर रहती है, और वहाँ पे वसाइल कम है, और वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कम है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इनफैक्ट वहाँ पे है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड कम है, इसलिए कि उगाते वो हैं, खाते हम हैं शहर वाले, और वो जो है वो खुद, मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ कि खा नहीं सकता। जो जिसके पास अपने 2 जानवर हैं, 1 जानवर है, वो जो दूध उसका निकालता है वो दूध अपने बच्चों को नहीं पिला सकता, बिकॉज ही हैज़ टू अर्न द मनी, तो उसको सेल करना है मार्केट के अंदर। एक औरत है, उसने घर में मुर्गी रखी है गांव के अंदर, उसमें से अंडे लेती है, लेकिन अंडा अपने बच्चे को नहीं खिला सकती, अंडे उसको जो है वो बेचने पड़ते हैं। सो ये उसको हम कहते हैं एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबल होना किसी और। तो फूड सिक्योरिटी हम जब डिफाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि एट एवरी टाइम द सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड इज़ अवेलेबल, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फॉर द नॉर्मल पर्सन। तो ये तीनों डेफिनेशन जो पूरी होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये जो पावर्टी है ये बहुत अलार्मिंग रेट पे बढ़ चुकी है। इस वक्त जो फूड प्रोड्यूस करने वाला है फूड उसको उसकी पहुंच में नहीं है, एक्सेस में नहीं है। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को और एनजीओज़ को और इंटरनेशनल डोनर्स को और पार्टनर्स को काम भी हो रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो विजिबल काम है, जो आप कह लें मटीरियलिस्टिक अप्रोच है, वो नहीं यूज़ हो रही, और सिर्फ पॉलिसीज़ की हद तक, सेमिनार्स की हद तक और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की हद तक काम हो रहा है। अदरवाइज़ जो फार फ्लांग एरियाज़ हैं, जिस तरह के सिंध के अंदर तरपारकर है, जिसके अंदर बलूचिस्तान है, साउथ पंजाब है आपका, दे आर स्टिल लिविंग ए वेरी बैड लाइफ जो फूड के परस्पेक्टिव से। तो वो जो बेसिक कैलोरिक इनटेक अगर किसी को नहीं मिलता, अब उस कैलोरिक इनटेक को तो मैं वो कह रहा हूँ जनरल कैलोरिक इनटेक, जो आपका 2500 से 3000 कैलोरीज आपने एक दिन में लेनी है, लेकिन उसका जो पोर्शन है ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का और मिनरल्स और वाइटामिन का, वो तो कहीं डिफाइन ही नहीं है, वो बहुत दूर है ना अभी। तो उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसको जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। वो जो बात हम पहले कर रहे थे प्रोग्राम के हिस्से में कि जो हमारे फूड के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर इस तरह की हम डेली प्रोसेस फूड्स खाते हैं जिसमें ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होने देते। हम कोलाज पीते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, प्रोसेस फूड्स खाते हैं, फ्राइड फूड्स खाते हैं, हमारे वहाँ फैट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो वो जो है वो जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट आप ले रहे होते हैं उनको भी बॉडी के अंदर वो पहुँचने नहीं देते। तो इसलिए ये मल्टी डायमेंशनल काइंड ऑफ प्रॉब्लम है फूड सिक्योरिटी का, और इसको हल करने के लिए एक पिछले दिनों अभी टर्न अराउंड पाकिस्तान का कॉन्फ्रेंस हुई, हम उसमें गए इस्लामाबाद, लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पूरा दिन लगा के हमें कहा गया कि वी वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ना, तो मुझे फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन का ग्रुप मिला, मेरे साथ कुछ और भी दोस्त थे 15-20, और हम बैठे रहे। हमें कहा गया कि अपना ब्रेन ब्लीड करें, शाम तक आप ब्लीड हो, और हमें रिजल्ट चाहिए कि व्हाट स्ट्रेटजीज ईच सेक्टर्स, एनर्जी में, हर एक में किस तरह हम पाकिस्तान को टर्न अराउंड कर सकते हैं और पाकिस्तान को सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं। हमने कुछ बड़ी 6-7 बड़े कंक्रीट पॉइंट निकाले, लेकिन अभी तक कहीं भी नहीं है प्लानिंग के पास हो, PND के पास। तो वो शाम को जब प्रेजेंटेशन थी तो बस किसी ने उसको अपने ही पॉइंट तो प्रेजेंट कर दिए, हमारे उधर ही रह गए। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम सिंसियर नहीं होंगे, सेमिनार से बाहर नहीं आएंगे और हम एक्चुअली जो है वो डिलीवर नहीं करेंगे, की तरफ डिलीवर नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ बातों की आता, क्योंकि हम सरीना में बैठ के जब सेमिनार करते हैं, जब हम अनफॉर्चुनेटली मैंगो फेस्टिवल DHA मुल्तान के अंदर मनाते हैं, जहाँ पे 35,000 एकड़ मैंगो का कला कमा करके तो DHA बनाया गया है, और फिर उसी DHA में हर साल मैंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। मैंगो के दरख्त को सालों लगते हैं बड़ा होने में, और वहाँ पे 35,000 एकड़ बाग ख़त्म करके DHA लगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आपकी मुल्क के अंदर जो अशराफिया है उसकी एग्जांपल है, और फिर हम हर साल वहाँ मैंगो फेस्टिवल लगा के मैंगो को प्रमोट करते हैं दुनिया में। सो हम वो मुनाफिक हैं
कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जब तक हम अपनी देखें ऑनरशिप नहीं लेगा ना हम में से हर बंदा कि मैंने अपने इस सिस्टम को इस तरह चेंज करना है और इस तरह डूएबल कोई KPI सेट नहीं करेगा आपने कि मैंने ये एट द एंड ऑफ द डे मेरे इस साल के एंड पे ये KPI है, और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो हैं जो कि बहुत पीछे हैं KPIs में, तो तब तक ये नहीं होगा। अब हमारे कुछ दोस्त बैठे थे यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बड़े अच्छे काम करने वाले बड़े मेहनती लोग मौजूद हैं, लेकिन जब वो KPI अचीव नहीं होते, जब एंड पे कोई हमें निकलता ही नहीं है, आज तक हम ऑलिव ऑयल के ऊपर सुन रहे हैं कितने सालों से भी ऑलिव ऑयल नहीं अपना बना सके हम, तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ना सीरियस एफर्ट्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर देखें अभी एक्सचेंज रेट आपको पता है 250 को टच किया डॉलर जो है। पाकिस्तान बड़ा अनफॉर्चुनेट मुल्क है कि यहाँ पे मतलब टेक्सटाइल चलें कुछ सेफ है, जो फूड इंडस्ट्री जो कि सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है प्रोसेसिंग की, बड़े इस वक्त क्राइसिस में है। क्राइसिस में क्योंकि हमारे हर रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट होता है। हम तो अपना कलर भी नहीं बना रहे, फ्लेवर भी बना रहे, यीस्ट भी नहीं बना रहे, स्टार्च भी नहीं बना रहे, एवरीथिंग इज इंपोर्टेड। अब वो जब इंपोर्ट होती थी तो क्या मसला बना कि अब जब वो एक्सचेंज रेट यहाँ पे पहुंचा है और LCs भी इवन कहीं ओपन नहीं हो रही, फिर गवर्नमेंट ने कुछ जो लग्जरीज पे आइटम्स पे बैन भी किया इंपोर्ट पे। ये आपको क्यों लगता है हमारे मुल्क में हम सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ रिलाय नहीं कर पाते, स्पेशली अपने फूड को लेकर? बट एक्चुअली में अगर हम नंबर्स देखें तो वो ग्रो तो किया जा रहा है, लेकिन वो इससे पहले कि यहाँ पे इस्तेमाल हो वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, इन रिटर्न इंपोर्ट करवाया जाता है। तो नहीं, वो जो आप फ्रूट की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली जो आपके पेरिशेबल आइटम्स जो हैं वो फॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसमें बहुत आगे है। मतलब चाहे मैंगो हो, चाहे सिट्रस हो, हमारा गावा हो, हमारा एक्चुअली में बात करें जिनको पहले ग्रो करके एक्सपोर्ट कर दिया जाता हाँ, है और फिर वो हमारी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में जो एक्सपोर्ट का, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इतनी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर प्रॉब्लम है वो है ट्रांसपोर्ट का और मार्केटिंग मैकेनिज्म का। हमारी मंडी के अंदर जब फ्रूट आता है ना तो वो आप पता नहीं मंडी का विजिट करें अगर सब्जी मंडी का, तो यू कांट स्टे देयर फॉर कपल ऑफ मिनट्स ना, कि वहाँ पे इतना ज़्यादा स्मेली है, इतना रॉटन फ्रूट्स है, और वो मंडी के अंदर इस तरह बोरियों के अंदर इस तरह हम तक पहुँच रहा है और फिर वहाँ से कुछ पीस निकल के मट्टी में पड़ा है, कीचड़ है। सो हमारी जो वैल्यू चेन है ना फ्रूट एंड वेजिटेबल की, वो 40% लॉसेस दे रही है इस वक्त हमें। 40% लॉसेस की, अगर 100 kg प्रोड्यूस हुआ है कोई चीज़ तो वो 40 kg खत्म हो गया है हमारे तक पहुँचते हुए। इतना अनफॉर्चुनेट है। मैं बल्कि अब पिछले दिनों मैंने एक कॉलम भी डॉन में लिखा था कि सेल्फ सस्टेन्ड पाकिस्तान के ऊपर ना, तो जिस तरह ईरान ने एक कह लें कि एक बॉटम को टच करके दोबारा रिवाइवल किया है ना अपनी प्रोडक्ट्स का, कि जब दुनिया ने कहा कि हम नहीं तुम्हें देंगे तो उन्होंने कहा ठीक है हम खुद उगाएंगे, खुद खाएंगे। तो इसी तरह अब जब गुर्बत हमें भी टच करेगी ना एंड पे, तो शायद हम इस काबिल हो जाएं कि यार अब हुआ। मैं एक लाहौर में एक पिछले दिनों प्रोसेसर से मिला जिसने सुंदर स्टेट के अंदर एक फैक्ट्री लगाई है, जिसने 40 के करीब ऐसे जो मैंने आपको बताया ना इंपोर्टेड आइटम आते थे उनकी रिप्लेसमेंट पाकिस्तान में तैयार करना स्टार्ट की है, क्योंकि अब हमारी जरूरत बन गई है। एक्सचेंज रेट इतना हाई है, अब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आगे से प्रोडक्ट हम इतना नहीं बढ़ा सकते जितना बढ़ चुका है ऑलरेडी रेट्स में। तो वो हमें ज़रूरत है सेल्फ सस्टेन्ड सेल्फ रिप्लेसमेंट्स ढूंढने की फॉर इम्पोर्टेड आइटम्स। यही हमारा टर्न अराउंड पाकिस्तान का मेन विजन था, लेकिन अभी तक इस पर प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो सका। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का पर्टिकुलरली आपने चूंकि जिक्र किया तो मैं बता दूं कि नॉर्थ में ज़्यादा होता है, और नॉर्थ के अंदर कोई भी प्रोसेसिंग की वैल्यूडेशन की फैक्ट्री नहीं है जो कि फ्रूट से जैम भी बना सके। नॉर्थ से मुराद जितनी भी आपके गिलगित बल्तिस्तान जितना भी इलाका ये जो है ना, ये फ्रूट में बहुत रिच है, स्वात। तो अब पर्टिकुलरली मैं लोगों को कहता हूँ कि अब स्वात तक भी मोटरवे बन चुकी है, और अब गिलगित और जो स्कर्दू का जो रास्ता है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो चुका है, मतलब टाइम हैज़ बिन लिमिटेड टू 20 आवर्स। तो अगर अब कोई बंदा वहाँ पे पहले फैक्ट्री नहीं लगाते थे, कौन जाए कौन रहे, अब इन्वेस्टर्स को चाहिए कि इस वक्त वहाँ पे वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री लगाएं, बजाय यहाँ लाने के ना फ्रूट वहाँ पे प्रोसेस करके वैल्यूएबल कर। चेरी है, एक चेरी है वो स्कर्दू में बेतहाशा होती है और ज़ाया होती है। और आपने देखा होगा कि फ्रूट के ऊपर, मैं अभी पिछले दिनों किसी को ये बिजनेस बता रहा था कि जो ग्लेज चेरी है हमारे केक के ऊपर हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वो सारी इंपोर्ट होती है हमारी। तो अगर वही एक बंदा वहाँ जा पे ग्लेज चेरी का बिजनेस करना शुरू कर दे, डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो कि हम इंपोर्टेड आइटम को रिप्लेस कर सकते हैं और उसको फिर यहाँ पे ले आए। तो अब तो एक्सेसिबल है, अब तो रोड वहाँ बन चुकी है, अब ऐसा नहीं कि 48 घंटे लगेंगे ख़राब हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा काम है। इसी तरह आपके कॉकटेल्स हैं, हम सारे इंपोर्ट करते हैं, श्रीलंका से करते हैं, थाईलैंड से करते हैं। पाइनएप्पल चले हमारा ग्रो नहीं होता, बाकी जो फ्रूट कॉकटेल्स हैं वो हम यहाँ ग्रो कर सकते हैं, फ्रूट बना सकते हैं अपने। सो ऐसे डिफरेंट आइडियाज़ हैं। जो स्टार्च है, मैं अभी पिछले दिनों मैंने उस पर थोड़ा एक्सपीरियंस किया, ये भी नाजरीन के लिए स्पेशली जो पोटैटो स्टार्च है,
हम अभी तक हमारी जो रफान बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फैसलाबाद के अंदर, वो सिर्फ कॉर्न स्टार्च प्रोवाइड करती है। पोटैटो स्टार्च पाकिस्तान में बनती नहीं है, और पोटैटो में 30% करीब स्टार्च होता है, और स्टार्च जो है वो 5 है। सो देन आई कंटेक्टेड टू लेज, जो पेप्सी को का बहुत बड़ा ज़ाहिर है, उन्होंने बहुत बड़ा प्लांट है, इस तरह मुख्तलिफ प्लांट्स हैं, तो वो अपनी स्टार्च का वाटर पहले ज़ाया कर रहे थे, लोग ले जाते थे पेपर इंडस्ट्री के। नाउ दे हैव इनेक्टेड द प्लांट फॉर स्टार्च पाउडर मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान फर्स्ट। अब मैंने उनसे बात की कि यार व्हाई नॉट एवरीबॉडी कैन डू दैट, तो उन्होंने कहा कि हम कमर्शियल ग्रेड बनाना स्टार्ट कर दिए, फूड ग्रेड नहीं है। बिल्कुल। और क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे एक तो मजीद जानेंगे कौन से बिजनेस डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इसके अलावा अगर कोई किचन गार्डनिंग करना चाहता है, मुझे लगता है किचन गार्डनिंग में बड़ा बिजनेस पोटेंशियल है अगर इसके बारे में सोचा जाए। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, और स्पेशली आज हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट फूड इश्यूज़ के हवाले से जो कि आज हमारे मुल्क में मौजूद हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपने कुछ बहुत यूनिक बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात की, जिसमें से एक जो डिफरेंट फ्रूट्स ऑलरेडी ग्रो हो रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, उनको किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इस साइड पे लाया जा सकता है, उनको सेल किया जा सकता है। क्या इसके अलावा जो आपने चेरी की बात की, क्या इसके अलावा भी कोई फ्रूट्स मौजूद हैं हमारे कंट्री में जो कि पोटेंशियली हाई इन डिमांड आगे चलते हुए साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल। फ्रूट पर्टिकुलरली जो अब आजकल लेदर का बिजनेस चला है, फ्रूट लेदर्स का, तो उसमें डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर गया है। पर्टिकुलरली आप चाइना में अगर कभी जाएं तो आपको इत्तेफाक होगा कि वहाँ पे इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डिहाइड्रेटेड फ्रूट क्या होता है कि जो फ्रूट है उसको कट करते हैं, उसका मॉइस्चर लेवल 50% तक कम करते हैं हम थ्रू डिहाइड्रेशन, सन ड्राइंग या ओवन ड्राइंग, या कंट्रोल डिहाइड्रेटर आ गए हैं मार्केट के अंदर, और पाकिस्तान में बन रहे हैं, अपने लोकल बन रहे हैं। तो वो डिहाइड्रेटेड फ्रूट जो है वो पैक होकर मार्केट में सेल हो रहा है, जिसकी शेल्फ लाइफ 6 महीने तक बढ़ जाती है। इसी तरह के मुख्तलिफ बिजनेस हैं, जिस तरह डिहाइड्रेटेड ऑनियंस हैं। अब ऑनियंस आपको पता है हर रेस्टोरेंट के अंदर यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्राइड अनियंस जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो ड्राइड अनियंस की इंटरनेशनल बड़ी मार्केट है, और यहाँ पे बड़ी मार्केट है। अगर हम में से कोई ड्राइड अनियन का बिजनेस करना चाहे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस है। मार्केट में पोटैटो या अनियंस जब सीज़न होता है तो दे आर वेरी वेरी चीप, तो वो लेके आप उसको डिहाइड्रेट करें, डिहाइड्रेट करके उसको मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के ऊपर वो सेल करना स्टार्ट करें। तो इस तरह के मुख्तलिफ ऐसे बिजनेसेस हैं। बेसिकली बात यह है कि हम ना अभी तक हमने बिजनेस एक्सप्लोर नहीं किए फूड के अंदर, हम बड़े टिपिकल बिजनेसेस के ऊपर हैं। हम रा वेजिटेबल, रा फ्रूट सेल करने के ऊपर, हम मिल्क है तो रा मिल्क या मैक्सिमम उसको पास्चराइज मिल्क, हम उसके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाते। मैं अक्सर डेयरी इंडस्ट्री के दोस्तों को कहता हूं कि आपका दूध जो है, अगर आप कहते हैं कि हमें 150 रुपये लीटर सेल करने से भी बचत नहीं हो रही कोई, तो वाई नॉट मेक इट 1000 रुपीज़ पर लीटर ना। आप उसका चीज़ बनाएं, आप उसका योगर्ट बनाएं, बटर बनाएं, आप उसके मुख्तलिफ फ्लेवर्ड मिल्क बनाएं, लस्सी बनाएं, तो वो आपको वही जो 150 रुपये लीटर वाला है वो 1000 रुपये लीटर में सेल होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग रिस्क नहीं लेते और मार्केट एक्सपैंड नहीं कर रहे वेरिएंट्स की, मुख्तलिफ वेरिएंट्स की। इसी तरह जो छोटे लेवल पे लोग हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो आपने कहा है उसकी डिहाइड्रेशन का बिजनेस कर सकते हैं। आपने किचन गार्डनिंग की जिस तरह बात की थी, किचन गार्डनिंग का बिजनेस भी लोकल लेवल पे अब हो रहा है, क्योंकि अब ऑर्गेनिक जो है जब से कोविड पोस्ट कोविड टाइम आया तो लोगों ने ऑर्गेनिक को ज़रा प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया है, मल्टीग्रेन्स को प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया है। मल्टीग्रेन आटा जो है वो आजकल बड़ा इन है, मल्टीग्रेन आटा, और मुख्तलिफ जो सीरियल्स हैं उनका आटा जो है मार्केट में लोग जो है वो डिमांड भी कर रहे हैं। तो इस तरह अब छोटे छोटे बिजनेसेस मौजूद हैं फूड में। फूड अभी मुझे पिछले दिनों कुछ दोस्त पूछ रहे थे जी बिज़नेस करना है, स्टार्ट करना है, तो मैं उनसे ये कहता था कि 3 बिजनेसेस हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने, चाहे पाकिस्तान की इकानमी जहाँ भी चली जाए। एक फूड का, एक हेल्थ का और एक एजुकेशन का। ये तीनों ऐसे बिजनेस हैं ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। तो बेसिक नेसेसिटीज़ के गिर्द अगर बिजनेस करते रहेंगे तो आप कभी भी नहीं मरेंगे अगर आप क्वालिटी का बिजनेस प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह के ऑप्शंस हैं जो एक्सप्लोर हो सकते हैं, और इस तरह की कंसल्टेंसीज हमारे बहुत सारे दोस्त अब दे रहे हैं, और मुझे खुशी है कि कुछ लोग इसमें आ रहे हैं। इस तरह मैंने डेयरी की बात की, फैसलाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने अभी 5-6 वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। और मैं पिछले दिन लाहौर में एक ना पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के सेमिनार में था, तो वहाँ पे उन्होंने तारीफ़ की कि पाकिस्तान के उस बिजनेस फैसलाबाद के बिजनेसमैन की कि फ़र्स्ट टाइम वो दूध की, लस्सी की और मिल्क की फ्लेवर्ड मार्केट में उसने नए फ्लेवर्स और नए दूध बॉटल्स भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो आई मेट हिम पर्सनली और मैंने उनको अप्रिशिएट किया जी कि अच्छी बात है कुछ बंदे ने रिस्क लिया है ना बिजनेस में। हाँ नहीं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ कोर्स जितना आप
वेरिएशन लेके आएंगे, जितनी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, उतना ज़्यादा चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। एक और चीज़ जो कि हमें आई थिंक रिपीटेडली हमें नज़र आती है, वो डिफरेंट न्यूट्रिशंस पर ज़्यादा फोकस करना और कुछ पर बिल्कुल ही फोकस नहीं करना। और ये चीज़ भी आपने देखी होगी कि हमारी डाइट अगर हम देखते हैं तो उसमें या तो ओवरली आप मीट पे रिलाई कर रही है आपकी डाइट, या आपकी एक ही तरह की किसी और चीज़ पे रिलाई कर रही होगी। और ये मोस्ट हाउस होल्ड्स में होता है कि वेरिएशन बहुत कम है इसके अंदर भी, क्योंकि वेरिएशन की बात हो रही है। कितना इंपॉर्टेंट है, और हमारी मीट सोर्सेज क्या हेल्दी हैं आज? जी, डाइट डाइवर्सिफिकेशन की पहले आपने बात की। जो डाइट डाइवर्सिफिकेशन है वो वन ऑफ द स्ट्रेटजी है न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट की। तो न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट के लिए डाइट डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। 3 टाइम रोटी है, चपाती है, सालन है, और सालन के अंदर वही मसाला जात हैं। और मैं बात करूँगा तो कोई दोस्त बुरा महसूस करेंगे, लेकिन मसाला जात वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ हेल्थ डिफेक्ट्स इन द पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है ना, ये जो स्पाइसेस हैं। क्योंकि अब तो खैर नाम तो बड़े बड़े हैं इसमें, लेकिन पीछे से इनकी अगर रीजन देखें ना, तो जो पेस्टिसाइड का और एफ्लाटॉक्सिन का सबसे बड़ा मसला आ रहा है ना, जो कैंसर की सबसे बड़ी वजह बन रही है, वो हमारे स्पाइसेस बन रहे हैं। तो हम उसको वहाँ पे क्या कहते हैं, मुट्ठी भर के हिसाब से यूज़ करते हैं अपने सालन के अंदर और अपनी उसके अंदर। तो हमारी जो कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली बड़ी वीक हैं फ्रॉम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू। और वो हम गरम खाना खाते हैं, गरम चपाती खाते हैं, हम ठंडा मशरूब पीते हैं। हालांकि उल्ट होता है, न्यूट्रिशन कहती है कि आप ठंडा खाना खाएं और गर्म पानी पिएं। ठंडा खाना खाएं, ठंडा खाना से मुराद ये है कि आप आइटम्स जो है ना, इस तरह ये जो हम रोटी है, पर्टिकुलरली ब्रेड जो है, इसको जब हम गर्म कर देते हैं बहुत ज़्यादा, और गर्म करके हम इसकी जो है ना वो अफादियत खो देते हैं। हम जो कोई भी चीज़ न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। इस तरह पानी है, हम ठंडा 5-6 क्यूब्स डाल के पियेंगे, और जब हम पानी का काम है बेसिकली लुब्रिकेट करना बॉडी के अंदर, आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स उनको मिक्स करके डाइजेशन करना। पानी ल्यूकवार्म हो वो ज़्यादा बेहतर है। आपको नीम गर्म पानी पीना चाहिए। जो नीम गर्म पानी पीते हैं उनकी डाइजेशन जो है वो, उनका पूरा ट्रैक जो है वो बेहतर रहता है। सो इट्स आप देखें ना, आप बर्तन धो रहे हैं, आप ठंडे पानी से बर्तन धोते हैं, उसके ऊपर तेल लगा हुआ है। अब गर्म पानी से बर्तन धोते हैं तो कितना डिफरेंस होता है। तो आपकी एक नाली है ना अंदर, उसके अंदर आपके पूरी उसमें सफाई चाहिए, उसको डाइजेशन को एंड तक जो है ट्रैक को लेके जाना है। तो ये तो मैं कह रहा था, आपकी ईटिंग पैटर्न्स डिफरेंट हैं, आपकी डाइवर्सिफिकेशन जो हमने बात की नहीं है। आप अपनी डाइट के अंदर मल्टीपल चीज़ें अपनी जो है वो क्या कहते हैं प्लेट के अंदर नहीं लेके आते। बड़ा अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हम रूटीन लकीर के फ़कीर बन चुके हैं, हम नहीं उसको। कुछ लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है, और क्या हर रोज़ आप कितना मीठा एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं? देखें जी, दुनिया तो अब कहती है कि आप वाइट शुगर को नील करें, आप ज़ीरो करें, मतलब वाइट पॉइजन इसको बोलते हैं, जितनी भी आपकी रिफाइंड शुगर है। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा माफिया यही है। आप देखें ना, छापे पड़ रहे होते हैं जी चीनी वालों के ऊपर, चीनी के बगैर गुजारा नहीं है, जैसे मौत वाक़या हो जानी है। मतलब हम चीनी घी हमारी ज़िंदगी का वो इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया, और दोनों ही आपको पता है कितने डेंजरस हैं हेल्थ के लिए, हर को पता है। लेकिन उसके बगैर हमारी कौम, इंटरनेशनली आप जाएं, यकीन करें, आप चीनी का पैकेट कोई लेता है, वहाँ से उठा रहा होता है आपके सामने। मैक्सिमम ब्राउन शुगर का कोई अगर वो कहीं यूज़ करनी है उन्होंने कर लेते हैं। और हम जो है वो चीनी का इस्तेमाल जो है हमारे, आप मतलब पर कैपिटा कंजम्पशन देखें तो ऑयल की हमारी अब 20 लीटर पर पर्सन पर ईयर हो गई है। तो ये पूरी अपने रीजन के अंदर तकरीबन डबल है। तो अब इस तरह के हालात के अंदर जब इतना महंगा भी है तो हम खरीदते हैं, और जब कम हो जाता है तो हम कहते हैं जी माफियाज आ गए हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ आ गए हैं, इसके बगैर ये देखें ना इन्होंने। आप खाना कम कर दें भाई, आप अपना टेस्ट बदलें, आप चाय के अंदर चीनी डालना कम करें, एक दिन हाफ करें, अगले दिन आप रिड्यूस करते जाएं तो आप बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएं। टेस्ट बड है ना, देखें आप टेस्ट बड किसी तरह का भी डेवलप कर लें। चीनी बेसिकली टेस्ट है एक, आप सिर्फ टेस्ट उससे ले रहे होते हैं। अगर आप टेस्ट बड अपनी डेवलप कर दें, चेंज कर दें, अपनी टंग के बड जो हैं, तो फिर आपको भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। वो लोग भी तो खाते हैं, जापानीज़ में, चाइनीज़ भी, तो वो भी तो रह रहे हैं दुनिया में। सो मसला ये है कि हम लोग जो है ना वो अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस में आप लोगों का बहुत ज़्यादा रोल है मीडिया का, कि लोगों को बेस्ट डाइट्स जो हैं उनके बारे में अवेयर करें। इस तरह उनके खर्चे भी कम होंगे। और वो जो कह रही थी ना आप शुरू में कि लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने आपको कहा था कि न्यूट्रिशन को अगर मैनेज कर लेना तो मे बी उससे भी कम पैसों के अंदर वो बेहतर खुराक ले सकते हैं। अब जिस तरह आपने मीट की बात की, अब हम मीट को जब अनलिमिटेड हम जब खाना खाने लगते हैं तो मीट हम कहते हैं पता नहीं इसके बगैर गुजारा नहीं होना।
आपको पता है जो वेजी भी हैं, मैं कोई बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन क्या वो दुनिया में ज़िंदा नहीं रहते? आपको पता है इंडियन ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में स्मार्ट समझा जाता है। इंडियन इस वक्त जितनी भी आईटी की कंपनीज हैं उनको हेड कर रहे हैं दुनिया में, और इंडियंस जो हैं वो अपनी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ को सेल कर रहे हैं दुनिया में। स्मार्ट टेक्नोलॉजी मैं कहता हूँ जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी इस वक्त इंडियंस पर रिलाई कर रही है दुनिया जो है। पाकिस्तानी जो है वो स्मार्ट नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि कम इस्तेमाल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और मोर यूज़ ऑफ द मीटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपका ब्रेन तो सारा कवर हो जाता है फैट से ही। तो अब देखें, हमें ज़रा खूबसूरती चाहिए, हमें ज़रा जिस्म चाहिए, उनको नहीं चाहिए, उनको ब्रेन चाहिए, और दुनिया को इस वक्त स्मार्ट ब्रेन चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हम कंपैरिजन करें अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, फूड सिक्योरिटी में क्या हमसे आगे है? बहुत आगे हैं। फूड सिक्योरिटी में बिल्कुल सबसे नीचे खड़े हैं हम। बांग्लादेश से भी पीछे हैं, इंडिया से भी, नेपाल से भी। मतलब हालांकि ये लोग नेपाल बड़ा गरीब एक कंट्री समझा जाता था, लेकिन पाकिस्तान की निस्बत फूड सिक्योरिटी में वो अपनी फूड ग्रो करते हैं। ईरान देख लेना, ईरान को दुनिया सपोर्ट नहीं करती, ईरान को सिर्फ ऑयल का उनका एक रिजर्व है। अदरवाइज ईरान जो है, अब आप देख रही होंगी, बहुत सुनते हैं कि जी ईरान से स्मगल होके फलां चीज़ें आई हैं, ईरानी प्रोडक्ट्स हैं, साबुन भी हैं, शैम्पू भी हैं, फूड की भी आइटम्स हैं, ईरानी आइटम्स हैं जी, ये तो सस्ती भी मिल रही है मार्केट में। तो वो बना रहे हैं ना अपना, वो अपनी आइटम्स उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दी हैं कि अपनी ही ग्रो करके अपनी ही बनाएं। हमारी तरह रिलाई नहीं किया, चाइना पे नहीं किया, अमेरिका पे नहीं किया, हम हर चीज़ पे अब चाइना पे ये जो इम्पोर्ट बैन लगाया गया है, क्या इससे आपको लगता है लोकल प्रोडक्शन में शायद कोई बेहतरी आ जाए? जी वो उससे बेहतरी आई है, लेकिन ये कि वो सिर्फ इम्पोर्ट लग्जरी आइटम्स के ऊपर था, वो लग्जरी आइटम्स पे था, लेकिन वो उस पर नुकसान ये हुआ है कि वो जो आइटम्स हैं वो हम बना ही नहीं रहे। नहीं, लग्जरी आइटम्स पे तो जरूर हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सपैंड किया जा रहा है और डिफरेंट और नहीं, वो बल्कि लग्जरी वाला भी खत्म हो गया है। अच्छा, आपको लगता है ये खत्म हो रहा है, रिवर्स में लास्ट वीक खत्म हो गया। अब वो प्रॉब्लम ये है कि देखें, आप पहले अपने आप को उतना स्ट्रेंथन तो करें कि आप, मैंने आपको ईस्ट की बात की, स्टार्च की बात की, मैं आपको मुख्तलिफ प्रिजर्वेटिव्स की बात करता हूँ, मुख्तलिफ फ्लेवर्स की, कलर्स की, जिसके बगैर फूड बन ही नहीं। तो क्या पहले मैं अपने आप को हमने वो इंडस्ट्री को कि वो इंडस्ट्री बने, अब वो कैसे प्रमोट करेंगे इसके ऊपर स्ट्रेटजीज बनानी है। सो बेसिकली मैं अब इसका क्रक्स बताता हूँ आपको कि फूड की इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, फूड इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक टेक्नोक्रेट किस्म का बंदा होना चाहिए, जो सिर्फ ये सोचे कि फूड की आइटम्स के अंदर कौन कौन से इनपुट्स आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट कितनी मैक्सिमम सब्सिडाइज करके उसको सपोर्ट कर सकती है। अगर ये हम कर पाएंगे तो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बच जाएंगी और वो उसकी वैल्यू जो है वो 5 से 50 हो जाएगी। बिल्कुल। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ़ हैं और आपने फिर भी आज हमारे लिए वक्त निकाला। एक दफ़ा फिर मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।